मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे जज्बात मुझे सुकून नहीं लेने देते थे। मेरा शोहर दुबई में रहता था। एक बार ज्यादा ही बेचैन हुई तो अपनी एक नंगी तस्वीर शोहर को सेंड कर दी, लेकिन वो तस्वीर गलती से देवर के नंबर पर चली गई। तो वो आज मेरा दिल ज्यादा ही बेचैन हुआ था तो मैंने अहमद को कॉल लगा दी। मैंने पूछा कब आओगे, क्योंकि उसे दुबई गए हुए काफी वक्त हो गया था। अहमद कहने लगा मुझे भी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ महीने और लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं उदास हुई थी। मैंने कहा आखिर तुम पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते? कहने लगा मरियम, समझने की कोशिश करो, हमारे घर के हालात तभी अच्छे हो सकते हैं जब मैं मेहनत करूंगा। और मैं इस तरह छुट्टियां ले लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अगर अपने खर्चे पर पाकिस्तान वापस आ भी जाऊं तो इतना पैसा लग जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलेंगी और वही मुझे पाकिस्तान भेजने का खर्चा भी उठाएंगी। मेरी छुट्टियों के पैसे भी नहीं खाएंगे। अहमद मुझे अपनी परेशानी बता रहा था। मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी जिद करने लगी, कोई बात नहीं, अपना पैसा लगाकर और छुट्टियां लेकर आ जाओ। अहमद कहने लगा इतना पैसा आने में लगा दूंगा तो घर कैसे चलेगा? कुछ महीने इंतजार कर लो। अहमद की बात सुनकर चुप हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही अहमद दुबई चला गया था और अब हमारी शादी को 1 साल होने वाला था और मैं उसका इंतजार करते करते पागल हो रही थी। नई नई शादी को एंजॉय करने के मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए थे। कितने ख्वाब सजाए थे मैंने कि मैं अपने शोहर के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी, हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, हर रात अहमद की बाहों में गुजरेगी। लेकिन सारे ख्वाब कांच की तरह टूट कर बिखर गए थे। अहमद भी दुबई से अपनी बेताबियां बेकरारियां बताता रहता था। हर बार यही बात करता, क्या मैं नहीं रह सकता, बस जल्दी ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद होने लगती थी कि जल्दी ही अहमद वापस पाकिस्तान लौट आएगा। मगर इंतजार करते करते 1 साल का वक्त गुजर गया था और अहमद अभी तक वापस नहीं आया था। वो हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता कि मरियम ये बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी आसान नहीं है तुमसे और घर वालों से इतना दूर रहना। मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान नहीं होता। मालिकों की बात माननी पड़ती है और अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो नौकरी से निकालने में देर नहीं लगाते। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी बेरोजगारी फैली हुई है। उन्हें वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे निकाल देंगे तो उन्हें कोई दूसरा वर्कर मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो नौकरी जाएगी। तुम खुद ही सोचो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी ना मिली तो कैसे आऊं? मैं तो शादी के बाद से अहमद से अलग ही रह रही थी। जैसे तैसे अपने दिल को समझाकर काट रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे लिए अपने शोहर के बगैर रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि मेरी और अहमद की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे जज्बात मेरे शोहर अहमद के लिए ही थे। और 1 महीने में जो प्यार अहमद ने मुझे दिया था, मैं तो उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। उसके बिना एक पल भी रहने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अहमद शादी के 1 महीने बाद ये कहकर चला गया कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा और अपना अलग घर बनाएंगे। ससुराल वालों की खिदमत कर करके अब मेरा दिल भर चुका था। अगर दिल अंदर से खुश हो तो ससुराल वालों की खिदमत करने में भी मजा आता है, लेकिन ना शोहर मेरे साथ और ना ही उसकी मोहब्बत थी। उनकी खिदमत कर करके नौकरानी बनी बैठी थी। कभी कभी अपनी माँ के घर जाकर अपने बाप से भी लड़ जाती थी कि ये कैसी शादी है जिसमें शोहर साथ ही नहीं रहना चाहता, उसे बस कमाने की फिक्र है, बीवी की परवाह नहीं है कि वो कैसे रह रही है। मैं शादी के बाद मुश्किल से 1 महीना तक ही अहमद के साथ रही थी। अब तो ऐसा लगता है कि मैं अब तक कुंवारी हूँ। मेरा शोहर भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन उसके उदास होने से और मेरी परवाह करने से क्या फायदा जब वो मेरे करीब ही नहीं रहता था। वो मुझसे कहता मुझे अपनी तस्वीरें भेज दिया करो तो मैं देखकर अपनी थकान उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता, मैं अहमद को देखकर रोने लगती तो मुझे तसल्ली देने लगता, कहता कि कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक छुट्टी मिल जाए तो मैं घर आ जाऊंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अहमद मुझे एक नई उम्मीद दिलाकर अगले हफ्ते तक की फिर से मेरा दिल तोड़ देता था। ये कह कर कि छुट्टी नहीं मिल रही। अहमद के जाने के बाद मैंने खुद को सजाना संवारना छोड़ दिया था, लेकिन अहमद को मेरी उदासी की परवाह नहीं थी। जब भी फोन पर वीडियो
वीडियो कॉल करता, मेरे खराब हुलियों को देखकर उसका दिल भी उदास होता। कहता, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, ऐसा लगता है बरसों की बीमार हो। खुद को तैयार रखा करो, अपनी नई नई तस्वीरें बनाकर मेरे पास भेजा करो। उसकी फरमाइश पर मैं खुद को थोड़ा बहुत सजाने संवारने लगी थी, तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर अहमद के पास भेजने लगी थी। अहमद मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो जाता था, तारीफ करने लगता तो मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे भी अपनी तारीफ की बड़ी ही शौकीन थी, खूबसूरती भी बहुत थी मुझ में और बचपन से ही मुझे अपनी तारीफें सुनने का बड़ा शौक रहा था। अब जब अहमद मेरी तारीफ करता तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती। उसके जुमले पर मेरा दिल झूम उठता था। मगर मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट भी रास नहीं आई थी। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा शोहर तो घर पर नहीं रहता तो तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो। मैं एकदम से बुखला गई। मैंने कहा, वह अहमद वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो मुझे उजड़े हुए होलिये में देखकर शिकायत करते हैं, इसलिए उनके कहने पर खुद को थोड़ा सजा सवार कर रखती हूँ। मेरी सास बड़ी पुरानी ख्याल की थी और अहमद का मुझे यूं प्यार जताना मेरी सास को एक आंख नहीं भाया था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो अहमद दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम पूरा दिन सजी सवरी फिरती रहती हो। क्या जरूरत है इस तरह घर में घूमने की? घर में जवान देवर है, जेठ है, इस तरह सजी सवरी घूमोगी तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा। थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरे एक देवर और एक जेठ था। अहमद अपने भाइयों में से दूसरे नंबर पर था, मगर इस घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी क्योंकि अभी वो अपना अलग से घर बनाना चाहता था और देवर की भी मंगनी हुई थी। सास ने बताया कि वो औरतों से बहुत नफरत करता है। उसकी मंगनी हुई थी मगर उसने शादी से कुछ टाइम पहले ही अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी थी। मुझे ये बात अजीब लगी थी मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी अपनी क्या कम परेशानी थी जो मैं दूसरों के मामले में पड़ती और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मेरा मूड अब भी बहुत खराब रहने लगा था। अब अहमद की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मुझे मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। ये सुनकर अहमद भी मुझे समझाने लगा। बोला, तो कोई बात नहीं, माँ ठीक कहती है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार हो तो ज्यादा अच्छी बात है। घर में मेरे जवान भाई है, अगर तुम्हें इस तरह सजा सवरा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करता हूँ, रात को ही खुद को तैयार करो और सुबह सादा सहूलिया में घर में रह करो। अहमद की सोच पर भी मुझे दुख हुआ था। उसे भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप भी करती तो मेरी सास मुझे टोकने लगी थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेकअप करती तो और भी ज्यादा निखर जाती थी। और ये भी सच भी था, मेरे देवर और जेठ की नजर मेरी तरफ उठ ही जाती थी और मेरी सास को भी ये डर था कहीं शोहर की गैर मौजूदगी में मैं बहक ना जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। ये कुदरती ख्वाहिश होती है शादी के बाद लड़की का अपने शोहर के साथ रहना, और जब शोहर बीवी के ख्वाहिशात को पूरा ना कर पाए तो उसकी बीवी इधर उधर बहक सकती है। और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं फैंसी सूट पहनती तो मेरी सास मुझे फौरन रोक देती, कहती कि इस तरह का सूट पहनने का क्या तुक है, सादा सूट पहना करो, सर पर दुपट्टा डाला करो और कोई जरूरत नहीं है इतना फुल मेकअप करने की। घर में जवान लड़के रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें एक दिन नुकसान में डाल देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी चाहे करती फिरो। शादीशुदा लड़की को भी एहतियात से रहना चाहिए। शादी का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले से ही तैयार रहने का शौक था। मैं खूबसूरत ही खुद को बना संवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी, शोहर को शिकायत लगाती तो वो भी कहता कि माँ ठीक कहती है। तो मैं अहमद को कहती कि मुझे मायके में रहने की इजाजत दे दो ताकि मैं खुलकर जी तो सकूं। लेकिन अहमद इस बात पर भी राजी नहीं होता था। कहता, मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं, अगर तुम मायके में जाकर बैठोगी तो वो और भी बातें बनाएंगे कि शोहर परदेश में पड़ा है और बीवी मायके में जाकर अयाशियां कर रही है। तो मेरी बीवी हो और मेरे घर में मेरी माँ के साथ रहो, मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो अब पागल सी हो गई थी। अजीब रूखी फीकी सी जिंदगी गुजार रही थी। अजीब से लोग थे यहाँ, मैं बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। मुझे ये सब बहुत बुरा लगा था। शोहर से तो थी मोहब्बत क्योंकि वो था ही मोहब्बत करने के लायक, बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़का था, मगर इसके घर वालों से मुझे बहुत उलझन होती थी। सादा सहूलिये में भी और फीके फीके रंग के कपड़े पहनकर मैं वक्त से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी।
मुझे लगता कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियां लगाती हैं, क्योंकि मेरा देवर तो औरत में दिलचस्पी ही नहीं रखता। अपने मंगेतर को भी छोड़ चुका था। मेरी सास ने बताया कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे देवर को ही लड़कियों से क्या उलझन थी कि मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की थी। मेरा जेठ भी बहुत ही सादा मिजाज का लड़का था, बस अपने औकात में रहने वाला। सुबह घर से निकलता तो रात को ही वापस आता था और फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। ना कोई गैर जरूरी बात करता, ना कमरे से बाहर निकलकर बैठकर बात करता था। अब मेरी सास दोनों की शादी करना चाहती थी। मेरी सास इसकी शादी करके इस फर्ज से भी आजाद होना चाहती थी। खानदान वाले भी उंगलियां उठाने लगे थे कि आखिर इनमें ऐसी क्या कमी है कि वो शादी नहीं कर रहे। अब तो लोग उल्टी सीधी बातें भी बनाने लगे थे कि जरूर लड़के शादी के लायक नहीं हैं, तभी वो शादी नहीं कर रहे। हालांकि मेरा देवर अच्छा भला सेहतमंद था, न जाने क्यों उसे औरतों से उलझन होती थी। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरे देवर के अंदर मर्दाना ताकत की कमी है और वो औरत को खुश नहीं कर पाएगा, इसलिए वो शादी नहीं करता। और ये अच्छा ही था कि किसी दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा वो शादी ही ना करे। पता नहीं क्यों मेरी सास इस बात को नहीं समझती थी और इसके पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, अच्छा कमाता था। पहले मेरे शोहर के साथ दुबई में ही रहता था, मगर अब पाकिस्तान आकर रहने लगा था। मैं अहमद को हर बार उसके भाई की मिसाल देती कि तो वो गैर शादीशुदा है, फिर भी घर पर रहता है। अहमद, आपको चाहिए था कि शादी के बाद पाकिस्तान में ही कोई नौकरी तलाश कर लेते। अजीब इंसान था अहमद भी। अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर वहां मेहनत मजदूरी कर रहा था और मैं यहाँ हर वक्त अपना दिल चलाती रहती थी। अहमद को कोई भी परवाह नहीं होती थी। मैं जब ज्यादा ही परेशान होती तो मैं कहती, अहमद बस अब वापस आ जाओ, मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मेरे लड़ने पर वो मुझे फिर समझाने बैठ जाता कि थोड़ा सब्र और कर लो मरियम, बस थोड़े से पैसे जमा कर लूं ताकि मैं पाकिस्तान आकर कोई छोटा मोटा सा काम शुरू कर सकूं और हमें मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। मुझे भी तन्हाई काट खाने को दौड़ती है, तुम्हारी याद आती है तो रातों को नींद नहीं आती, लेकिन मैं दिल को समझा लेता हूँ कि बस कुछ ही दिन की दूरी है, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। मेरे ससुराल का सिस्टम भी बड़ा ही अलग था। मेरा देवर भी कमाता और अपना खर्चा खुद करता और बाकी बची हुई अपनी सेविंग कर लेते थे। मेरा जेठ जो कमाता उससे घर के खर्चे चलते थे, लेकिन अहमद जो भी पैसा कमाता वो सब अपने माँ बाप को भेज देता, ये कहकर जब पाकिस्तान आऊंगा तो कोई अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता था। अहमद को चाहिए था कि वो अपना पैसा अपने पास सेव करता, क्योंकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा जेठ अच्छे पैसे कमा रहा था और घर के खर्च भी हो रहे थे, फिर भला सारा पैसा अपने माँ बाप के हाथ में देने की क्या बात थी। अहमद को मैं कई बार दबे लफ्जों में कह भी चुकी थी कि अपना सारा पैसा मेरे अकाउंट में सेव कर दिया करो। मेरी बात सुनते ही अहमद भड़क उठा था, कहने लगा, तुम अभी से तेरा मेरा करने लगी हो, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हूँ। अहमद की इस बात पर मैं खामोश हो जाती। खैर, सास के मना करने पर मैंने सचना संवरना छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने जज्बातों का क्या करती। जब भी रात को सोने के लिए लेटती तो मुझे अहमद की बहुत याद आती। मेरे जज्बात बहकने लगती तो मैं तकिया अपने सीने से दबोच लेती। अहमद की बाहों में सोने के लिए तड़पने लगती। तंग आकर मैं बाथरूम में नहाने चली जाती और जब कपड़े उतारती तो अपना बदन देखकर मैं और भी ज्यादा बहकने लगती थी। अब मुझे अजीब सी आदत होने लगी थी। मैं जब भी नहाने जाती तो अपनी तस्वीर बना लेती थी और उन्हें देखकर पता नहीं क्यों खुश होती रहती थी। अब तो ये आदत मेरी इतनी हो चुकी थी कि मैं ज्यादातर वक्त अपना बाथरूम में ही गुजारने लगी थी और नहाने के बीच अलग अलग पोज में अपनी तस्वीरें बनाती रहती थी। अब तो मेरा दिल मेरे बस से ही बाहर होता जा रहा था और फिर एक दिन जज्बातों में भरकर मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया जो शरीफ औरतें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मगर मैं अपने खूबसूरत बदन की तारीफ सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा शोहर मेरे इस खूबसूरत से फिगर की तारीफ करे और इसलिए ये काम करते हुए मुझे उस वक्त भी समझ नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये कदम मेरी जिंदगी में क्या तूफान मचा कर रख देगा। मेरी सास हर वक्त मेरे ऊपर निगाह रखती थी। मैं ज्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारती। तभी मेरी सास को खटकने लगा था कि वो अक्सर मुझसे सवाल करने लगती और मुझे देखकर उनके चेहरे के तासुरात अलग हो जाते। एक दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं एकदम से घबरा गई। मोबाइल के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं था। अपनी तस्वीर बनाने का जो मुझे नया नया शौक था वो शौक मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुका था और इसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ा और मेरे मोबाइल में तो मेरी ऐसी ऐसी
तस्वीरें थी, अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। अहमद का मेरी सास के नंबर पर फोन आया तो मैंने अहमद को मोबाइल खराब होने का बताया। अहमद बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ही ठीक करवा लेते हैं। तुम शुएब को फोन दे दो, वो तुम्हारा फोन करवा देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था कि चलो मेरा देवर इस टाइप का मर्द नहीं है कि वो मेरे मोबाइल में ताका झाकी करेगा। सुबह के वक्त मैंने अपने देवर को फोन दिया था और वो शाम को ही ठीक करवा कर ले आया। मैं देवर के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने मुझे देवर के कमरे से निकलते देख लिया और वो एकदम से घबरा गए। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी कि तुम शुएब के कमरे में क्यों गई थी। मैंने उन्हें कहा, माँ जी मेरा मोबाइल खराब हो गया था और वही ठीक करवाने को दिया था तो वही लेने के लिए गई थी। मगर पता नहीं मेरी सास को हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता था। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि लड़कियां शादी के बाद शोहर के बगैर भी गुजारा कर लेती है। घर को चलाने के लिए शोहर परदेश में जाकर पैसा कमाते हैं तो वो लड़कियां अपने ससुराल में रहकर ही अपने शोहर का इंतजार करती हैं और खुद को अपने शोहर के लिए संभाल कर रखती हैं, अपनी इज्जत को महफूज रखती हैं। तुम भी अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, अगर एक बार इसमें दरार आ जाए तो फिर वो दरार कभी भरती नहीं है। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए क्योंकि गैर मर्द गैर ही होता है। तुम्हारा देवर भी तुम्हारे लिए गैर मर्द है और तुम जवान हो, इससे ज्यादा करीब मत हुआ करो, दूरी बना कर रखा करो। मुझे अपनी सास की नसीहत बहुत बुरी लगी थी लेकिन मैं चुप रही। मेरी सास की अगली बात ने मुझे घबराहट में डाल दिया था। वो बोली, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो। कभी तुम सज सवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है, नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं मुंह खोलकर अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी सी बातें भी महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी आखिर मेरी सास को मुझसे मसला क्या था। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सच तो ये था कि मेरी सास ने दुनिया देखी थी और वो एक समझदार औरत थी। उन्हें मेरे अंदर कुछ महसूस हो रहा था, इसलिए वो मुझे समझाती रहती थी। उन्हें पता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और कहीं मैं राह से भटक ना जाऊं, क्योंकि मैं अपने शोहर के बगैर रह रही थी और शायद अब वो समझने लगी थी कि मुझसे शोहर के बगैर रहा नहीं चाहता। लेकिन मैंने अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन अहमद ने मुझे बताया कि माँ अब हर वक्त जिद करने लगी है कि सारा काम छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। पहले खुद ही कहती थी कितना पैसा जमा कर लो कि खुद का कारोबार शुरू कर लो, फिर अब पाकिस्तान आकर सेट हो जाना। लेकिन अब वो कहती है कि सारा काम धंधा छोड़कर पाकिस्तान आकर बैठ जाओ और यहीं कोई नौकरी तलाश कर लो। अहमद की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी और अहमद की अगली बात पर तो मेरा जी चाहा अपना सर पीट लूं। मेरी सास ने अहमद को ये भी कहा था कि मरियम धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही है। पता नहीं वो कैसे उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। इससे पहले तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ, पाकिस्तान जल्दी लौट आओ। अहमद मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा सारा दिन क्या करती रहती हो? कि माँ जी भी अब डरने लगी है। अब अहमद की बात का क्या जवाब देती। शर्मिंदगी से मैं जमीन में गिर गई थी। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए अहमद से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहता है। अब मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ तभी तुम्हारी माँ मुझ पर शक करने लगी है। मैं अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गुनाह नहीं करती। मुझे बता दो फिर मैं क्या करूँ? मैं घर में सज सवर कर ना घूमूं, ना मायके में रहूं, ना कमरे में बंद हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैं गुस्से से फट पड़ी थी। गुस्से की तेज तो मैं शादी से पहले ही थी। मेरी माँ भी मेरी इस बात से डर जाती थी कि गुस्से में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जो मुंह में आता बदतमीजी कर जाती थी। और शादी के बाद शोहर की दूरी ने तो मुझे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। और फिर मेरे दिल में चोर था, इसलिए मैं डर भी गई थी और चीख चलाकर अपने आप को सही साबित करने लगी थी। मेरे रोने पर, चीखने पर, चलाने पर अहमद कुछ घबरा गया और सफाइयां देने लगा। कहने लगा, मेरी माँ को गलत फहमी हो गई होगी। सादा मिजाज की औरत है, इसलिए छोटी छोटी सी बात को महसूस करती है। उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं अहमद से लड़ने लगी और कहने लगी, तुम फिर जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ या फिर मुझे मेरे मायके भेजो। अब मेरा घर में दम घुटता है। अहमद परेशान हो गया था। वो अपनी माँ को फोन करके मना करने लगा कि मरियम पर रोक टोक मत किया करें।
वो पहले ही मेरे बिना परेशान रहती है, तन्हाई का शिकार है। और फिर उस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझे रोक टोक करना छोड़ दिया था, मगर उनकी नजरें अभी हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती थी। मुझे सास के बदलाव पर हैरत हुई थी। एक साल में मैं अपनी सास को इतना तो मैं समझ गई थी कि वो किसी के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देती थी। मैं जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, मेरी सास ने हमेशा मुझसे प्यार भरे अंदाज में ही बात की थी, लेकिन अब मेरी सास का मुझ पर हर वक्त बातें बनाना और मुझ पर शक करते रहना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी सास सोने से पहले गिलास दूध पीती थी। वही देने मैं अपनी सास के कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ही मैं रुक गई थी, क्योंकि अंदर से जो बातें हो रही थी उन आवाज़ों में मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम सुनकर ही मैं दरवाजे पर रुक गई थी। मेरा देवर और सास कमरा बंद करके बातें कर रहे थे, और जो बातें वो कर रहे थे वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल चाहा देवर का गिरबान पकड़ लूं, वो इतना गिरा हुआ इंसान था, लेकिन मैं बेकार का झगड़ा मोह लेना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में आकर सर पकड़ कर बैठ गई। मैं इन बातों को सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैं तो अपने देवर को बहुत ही सीधा सादा इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो इस किस्म का मर्द था। शर्मिंदगी से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे अपने आप को बताते हुए भी शर्म आ रही थी। उस रात पूरी टेंशन में निकल गई थी, और उस टेंशन में अपना मोबाइल खोल कर बैठ गई और अपनी तस्वीरें देखने लगी। दिल में ऐसे ही शरारत हुई कि एक सेक्सी सी तस्वीर अहमद को भेज देती हूँ, और अगले ही पल मैंने बहुत ही खूबसूरत सेक्सी कपड़ों की तस्वीर अहमद के नंबर पर सेंड कर दी। मगर अगले ही पल मेरा सांस सीने में ही रुक गया था, क्योंकि गलती से मैंने वो तस्वीर अपने देवर के नंबर पर सेंड कर दी थी। मैंने देखा रात का 2 बज रहा था। मैंने सोचा इस वक्त तो मेरा देवर सो रहा होता है, लेकिन मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर मेरा देवर जाग जाता तो मेरी तस्वीर देख लेता, और फिर मैं इससे नजरें मिलाने के काबिल ना रहती। मेरी तस्वीरें ऐसी नहीं थी कि कोई गैर मर्द उसको देखता। मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परेशानी से मैं अपने कमरे में टहलने लगी। सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी। अब क्या करूं? खैर, रात के वक्त अपने देवर के कमरे में जाती तो मेरा तमाशा बन जाता। हालांकि मैंने अपनी तरफ से वो तस्वीर डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी डर था कि कहीं वो तस्वीर मेरे देवर के फ़ोन में सेव ना हो गई हो। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देवर के कमरे में जाकर उसका मोबाइल उठाकर तस्वीर को डिलीट कर देती हूँ। फिर मैंने डरते डरते कमरे से बाहर झांका। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। सब अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे थे। मेरी तो नींदें उड़ चुकी थी जब तक मैं अपने देवर के मोबाइल से अपनी तस्वीर डिलीट ना कर लेती। मुझे चैन ना आता। मैं अपने कमरे से बाहर आई और दबे पांव अपने देवर के कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी सास या ससुर ने देख लिया तो मुझ पर शक करेंगे। मैं आहिस्ता से दबे पांव उसके कमरे में पहुंची तो वहां अंधेरा छाया हुआ था। मेरा देवर अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। मैं बड़े ही एहतियात अंदाज से चलते हुए बेड की साइड वाली मेज के करीब पहुंची। खुशकिस्मती से मोबाइल वहीं पड़ा था। मैंने मोबाइल उठाकर खोला तो उस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। अब मैं क्या करती? मैं अपने देवर को देखने लगी। थोड़ी सी कोशिश करने पर मेरे लिए वो लॉक खोलना आसान हो सकता था। मैंने नींद में पड़े अपने देवर का अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन से लगा दिया तो फौरन ही मोबाइल का लॉक खुल गया था। जल्दी से हाथ चलाते हुए अपनी तस्वीर डिलीट करने के लिए तस्वीर का फोल्डर खोला, मगर वो खोलते ही मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरी थी, क्योंकि मेरे देवर के मोबाइल पर मेरी वही एक तस्वीर नहीं बल्कि ना जाने कितनी तस्वीरें और भी थी, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वही सारी वीडियोस और तस्वीरें थी जो मैं अकेले में बनाया करती थी, और इन तस्वीरों को अपने अलावा मैं किसी और को दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तस्वीर ऐसी नहीं थी कि मेरे अलावा या अहमद के अलावा उन्हें कोई तीसरा भी देखता। मैं फटी फटी आंखों से अपने देवर का मोबाइल देख रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। तस्वीर देखकर मुझे एक पल लगा था मेरे देवर ने वो तस्वीरें कहां से हासिल की थी। अपना राज खुल जाने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो ये सोचकर देवर के कमरे में आ गई थी कि देवर को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है। मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा, मगर यहाँ तो मेरे देवर का मोबाइल मेरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। मेरे देवर की जो हकीकत मुझ पर खुल रही थी, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। उस दिन मेरी सास के कमरे में बैठकर मेरी सास के कान भर रहा था। क्या आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है? इसकी चाल चलन ठीक नहीं है।
न जाने ये लड़की किन चक्करों में पड़ी है। माँ, आपने गलत लड़की को चुन लिया है। आपने लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसके किरदार की भी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। उस वक्त मैं अपने देवर की यह लफ्ज सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे गुस्सा बहुत आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा देवर मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर मेरे बंद कमरे और बाथरूम की सारी हकीकत जान चुका था। लेकिन अब इसके मोबाइल में अपनी तस्वीरें देखकर मैं सब कुछ जान चुकी थी कि वो मेरे बारे में सब जानता है। मेरा दिल अब डर से कांपने लगा था। अभी मैं वो सारी तस्वीरें डिलीट करना ही चाह रही थी कि तभी देवर नींद से जाग गया। मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो झपट कर उसने मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया। गुस्से से बोला, मेरे कमरे में इस वक्त तुम क्या कर रही हो? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी तस्वीरें क्यों बनाई? मैं इस घर की बहू हूँ, कैसे बेगैरत मर्द हो अपनी भाभी की ऐसी तस्वीरें मोबाइल में रखी हुई हैं। मेरा देवर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था, फिर कहने लगा, मैंने तो कोई तस्वीरें नहीं बनाई। तुम अपने कमरे में होती हो, कैसे मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ? ये तो तुमने खुद बनाई है, बल्कि तुमने ही मुझे दी है। मुझे अपने देवर के सफेद झूठ पर गुस्सा आया था। मैं भला उससे अपनी ऐसी तस्वीरें क्यों भेजूंगी? मैंने कहा, देखो अच्छा, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, अब ऐसा करो, ये सारी तस्वीर अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मेरे देवर ने बड़े लापरवाह अंदाज से मेज पर रखे गिलास में पानी डाला और घूंट घूंट लेकर पीने लगा। मुझे उसकी इस अंदाज पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम्हें सुना ही नहीं देता अभी कि अभी मेरे सामने सारी तस्वीरें डिलीट करो। लेकिन मेरे देवर ने जो कहा, मैं हैरान रह गई थी। कहने लगा, मैं ये तस्वीरें डिलीट नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे कैसी बात बताई कि मैं नजरें चुरा गई थी। बोला, तुम भी जानती हो कि ये तस्वीरें मैंने कहाँ से ली है, और मैं तुम्हारे शोहर को ये सब कुछ बता दूंगा। उसे बताऊंगा कि तुम एक गलत औरत हो, तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। वो मुझे धमकाने लगा और अपने बेड पर तकिए से टेक लगाकर बैठ चुका था। मैंने उसको धमकाने के लिए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा शोहर सब जानता है कि ये तस्वीर मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी और किसी भी गैर मर्द से मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरे इस बहाने पर मेरा देवर मेरी तरफ देखकर हंस दिया था। लेकिन ये तस्वीरें मेरे पास कैसे पहुंची? अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। उसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए मेरे देवर ने ये तस्वीरें हासिल की थी। ये देखकर मेरा शोहर भी यकीन ना करता। मेरी सास तो पहले भी मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी, अपनी देवर की मिन्नतें करने लगी, कहने लगी, बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे से भी कि अबे निकलो। मेरे देवर ने मुझे धक्कर देकर कमरे से निकाल दिया। मैं रोने लगी थी। मैं तो सोच चुकी थी कि ये तस्वीर डिलीट करने के लिए मेरा देवर जो कहेगा मैं वो सब कुछ कर दूंगी। अगर वो मेरे साथ रात बताने की भी बात करेगा तो वो भी मैं कर जाती। उस वक्त मेरे सोचने समझने की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थी। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस अपनी वो तस्वीरें जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि ये राज मेरे शोहर के सामने आए। अगर वो राज अहमद के सामने आ जाता तो वो मुझे तलाक दे देता, और इसी की वजह मैं अपने देवर की हर बात मानने को तैयार थी, जायज नाजायज हर तरीके की। मगर मेरे देवर ने तो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। उसे वाकई औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा होता तो ये खूबसूरत मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब मेरा देवर मोहतात हो चुका था। मुझे तस्वीर दोबारा डिलीट करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि उसका मोबाइल लेकर मैं तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन मेरा देवर ये मौका मुझे देता ही नहीं था। मैं हर वक्त अपने देवर के आगे पीछे घूमने लगी, उसकी मिन्नतें करती कि मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो, मगर हर बार वो मुझे मना कर देता और गुस्से से मुझे अपने कमरे से निकाल दिया करता। अहमद की कॉल आती तो मैं गायब दिमागी से रहती। वो बार बार पूछता कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं उसे क्या जवाब देती? एक दिन मैंने सोचा मुझे अहमद को सब सच बता देना चाहिए। ऐसे में कब तक मैं डर डर कर जीती रहूंगी? सच्चाई तो उनके सामने आनी ही थी, आज नहीं तो कल। अगर मैं न बताती तो मेरा देवर अहमद को सब कुछ बता देता। इससे पहले मुझे अपने तरीके से ये सच्चाई अहमद को ही बता देनी चाहिए। मैंने डरते हुए अहमद को बताया कि अहमद, मैंने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीर बनाई थी। मेरी इस बात पर वह हंसा था। कहने लगा, तो क्या हुआ, तुम्हारा मोबाइल और मोबाइल से फोटो खींचना कोई गलत बात नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन अहमद वो तस्वीरें कुछ अलग है। मेरा मतलब मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं खींचना चाहिए थी। वो तस्वीरें मैंने बाथरूम में नहाते हुए बनाई थी। तो ये बात सुनकर वो भड़क उठा था। कहने लगा कि अभी के अभी वो सारी तस्वीरें डिलीट करो। शरीफ औरतों के ये काम नहीं होते। मोबाइल तो कभी भी चोरी भी हो सकता है। तुमने इस तरीके की तस्वीरें अपने मोबाइल में क्यों बना कर रखी हैं?
गलती से किसी के हाथ में आ गया तो तुम्हारी सारी तस्वीरें वायरल हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अहमद मुझे डांट रहा था, लेकिन अभी तो मैंने अहमद को ये सच नहीं बताया था। अगर मैं ये तस्वीरें बनाने की वजह अहमद को बता देती तो वो भी कि अभी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। अब मैं खुद को कोसने लगी, काश मुझे ये लत ना लगी होती तो आज मैं इस मुश्किल का शिकार ना होती। इधर अब देवर को मनाती रहती, एक बार वो मेरी तस्वीरें डिलीट कर दें। आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं तौबा कर चुकी हूँ, मगर तब देवर ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं मुंह खोले अपने देवर को देखती रह गई। अपने देवर का मकसद जानकर मेरी रूह तक कांप उठी थी। बार बार अपने देवर के आगे पीछे घूमना, छुप छुप कर इसके कमरे में आना चाहना मेरी सास की नजर में भी आ गया था। मेरी सास के भी होश उड़े थे। बोली कि बहू किन चक्रों में रहने लगी हो, हमारे घर के ऐसे रिवाज नहीं है, तुम्हारा देवर कवारा मर्द है, इसके कमरे में बार बार क्यों जाती हो। सास की बात सुनकर मैं बुखला गई थी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने भी कभी भी मुझे देवर की जिम्मेदारी नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने उनसे बहाना बनाया कि अपना मोबाइल ठीक करवाने चाहती हूँ, बार बार खराब हो जाता है, लेकिन मेरी सास का शक दूर नहीं होता था। सर झटक कर बड़बड़ाने लगी कि अहमद को जल्द ही वापस बुलाती हूँ, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं लगता, तो मेरे घर का माहौल खराब कर रही हो। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। सास को क्या बताती कि मैं क्या कर चुकी थी। मेरा तो जीना हराम हो चुका था। 1 महीना गुजर गया था। मेरा देवर मुझे कमरे में बुलाता और जी भरकर मुझे ब्लैकमेल करता था। हर बार मैं उसके कमरे में जाती और वो रोते हुए निकलती थी। पूरा महीना परेशानी में गुजर गया था। मुझे जब मौका मिलता मैं अपने देवर की मिन्नतें करती कि अब तुम मुझ पर रहम करो। मुझ पर जुल्म करते करते 1 महीना पूरा हो चुका है। मैं घुट घुट कर रोती रहती हूँ, तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता। मेरा देवर नरम नहीं पड़ता था। अब सास भी मुझ पर शक करने लगी थी और 1 महीने बाद ही अहमद वापस पाकिस्तान लौट आया। मैं अपने शोहर को देखकर पत्थर की बन गई थी। खुश होने के बजाय मेरा दिल डर से सुकड़ गया था। मेरा शोहर हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया तो मैं डर से सफेद पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसे ही वो छोड़कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा शोहर मुझे तलाक दे देता और यही सोचकर मेरा दिल डूबता रहता। मैंने मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराहट सजाई थी। मेरा दिल रो रहा था, काश मैं पहले की तरह पाक और बेदाग रहती तो अपने शोहर के आने पर मैं भी खुश हो जाती। मेरा शोहर मेरे लिए ढेरों सामान लेकर आया था। वो बोला, मेरे लिए भी इतना वक्त तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहा था ताकि हमें कभी तंगी ना हो। शोहर शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने उसका इंतजार किया। मैं अहमद की बात पर शर्मिंदगी से रोने लगी। मैं थक चुकी थी, खुद पर गुनाह का बोझ लादे बैठी थी जो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा गया था। मेरे रोने पर अहमद परेशान हो गया। मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, अब तो आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो। मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा, ये तो खुशी के आंसू है। शौहर के आने के बाद मैं अपने देवर से अकेले में यही कहा करती थी कि मुझ पर रहम करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं आम सी लड़की थी, गलती से गुनाह कर बैठी, मगर अब पछतावा हो रहा था। वो बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई अहमद को जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर वो इतने बड़े दिल का मालिक होगा और सब कुछ सच्चाई जानकर तुम्हें माफ कर देगा तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। कभी भी तुम्हारी राहें में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं गैरतमंद मर्द हूँ और मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं एक ऐसी औरत को अपने घर में बर्दाश्त करूँ जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने अपना भी आप पेश करती रही हो। मगर हो सकता है मेरे भाई का दिल इतना बड़ा हो और वो तुम्हें माफ़ कर दे। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें कभी भी माफ ना करता। देवर के मुंह से यह सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी। पहले दिन मैं जब देवर के कमरे में गई थी उसी रोज से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और परेशान भी कर रहा था। जब मैंने उससे वीडियो और तस्वीर डिलीट करने के लिए बोला था, देवर ने तभी कहा था कि अब मुझे अहमद का इंतजार है, उसे तुम्हारा ये कारनामा जरूर दिखाऊंगा। अगर मैं खुद मोबाइल ठीक ना करवाता तो मुझ पर कभी भी ये राज ना खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सर पकड़कर रोती रहती थी। अपनी फ़ोटो डिलीट करवाने के लिए मैंने अपने देवर के सामने अपना आप भी पेश कर दिया था और मेरा देवर मेरे इस ऑफर पर हक्का बक्का रह गया था। बोला, तुम तो वाकई बहुत नीच हो,
मैंने सोचा था कि तुम तस्वीरों तक ही रहती हो, लेकिन तुम तो अपना आप मुझे सौंपने पर राजी हो गई। अगर तुम मेरे साथ ये काम करने को तैयार हो तो तुम किसी दूसरे मर्द के साथ भी ये काम कर सकती हो। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तुम एक धोखेबाज और बदकिरदार लड़की हो जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहती हो। मैंने उस डर से अपने देवर के आगे अपना आप पेश कर दिया, मगर मेरे देवर ने हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि मेरी इस हरकत पर उसने गुस्से में कहा, मैं तुम जैसी औरत को भी पसंद नहीं करता। मेरी मंगेतर भी बहुत हसीन लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। मैं भी हो गया था। मैं भी उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन मैंने उससे मंगनी तोड़ दी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लूज कैरेक्टर लड़की थी। उसके दूसरे मर्दों के साथ भी ताल्लुकात थे। मुझे तब से ही औरतों से सख्त नफरत है। क्या हम भाइयों के नसीब में ऐसी ही औरतें रह गई थी? मैं अपने भाई के लिए ऐसी औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा भाई वहां पर तुम्हारे ऐश और आराम के लिए मारा मारा फिर रहा है और तुम यहाँ इसकी इज्जत खराब कर रही हो। देवर ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। एक दिन जब घर के सारे लोग घर पर मौजूद ना थे, सिर्फ मेरा देवर अहमद और मैं थी, मेरे देवर ने मेरी सारी असलियत अहमद के सामने खोल कर रख दी कि तुम्हारी बीवी ने फेसबुक पर ये पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है जिस पर ये अपना चेहरा छुपाकर अपनी तस्वीरें डालती हैं। इसके बदन को हजारों सैकड़ों अय्याश मर्द देख रहे हैं और इसके फिगर की तारीफ करते हैं और वो गंदे गंदे कमेंट भी पास करते हैं और ये लड़की खुश होती है। मैं सर झुकाकर रोने लगी। अहमद मुझे हैरानी से देख रहा था, फिर वो अपने भाई पर गुस्से से चीखा, क्या मेरी मासूम बीवी पर ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? मेरे देवर ने मेरी आईडी खोलकर मेरे शौहर के हाथ में फोन थमा दिया था। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए जब मेरे देवर ने मेरा मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक किया और वहाँ मेरी आईडी भी खुद देख ली। मैं तो अपनी तरफ से आईडी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सबूत थे। मैं रोने लगी, अपने शौहर से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी कि मैं गलती कर बैठी थी। मैं अब अपनी आईडी डिलीट कर चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही। अहमद ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए माँ के घर आ गई। एक छोटी सी गलती से मैं अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मेरी माँ ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने मुझे ही बुरा भला कहा कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी के अलावा किसी दूसरों को अपनी खूबसूरती दिखाए, और तुमने हद ही कर दी। अब मुझे जिंदगी से नफरत हो गई थी। अहमद के बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। टाइम पास के लिए मैं वो गलत हरकत कर बैठी थी कि शायद इस तरह मैं अकेलेपन का शिकार नहीं होगी, लेकिन खुद को बर्बाद कर चुकी थी। जिंदगी से तंग आकर मैंने अपने हाथ की नस काट ली। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब जिंदगी मुझ पर मेहरबान थी। जब होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरा शौहर मेरे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। अहमद के पीछे मेरा देवर भी खड़ा था। मैं नजरें चुरा गई और आंसू बहाकर तकिए में समाने लगी। मैंने कहा, अहमद, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अब जिंदा भी रहूं। मैंने तुम्हारा मान तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, खुद को बहलाने के लिए गलत राहें पर चल पड़ी थी। मुझे नहीं करना चाहा था। तुम्हारा फैसला अपनी जगह ठीक है। मुझ जैसी औरत को तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। अहमद ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, तुम अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत मेरे दिल में कम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी छोटे के समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, आगे अगर जरा सी भी कोई गलती मेरी नजर में आई, वो दिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं उसके इतने बड़े दिल पर मेहरबान हो गई थी। उसने मुझे माफ कर दिया, मुझे एक मौका दिया था। अहमद बाहर चला गया, लेकिन मेरा देवर कमरे से बाहर नहीं गया था। वो मेरे बेड के पास आया, कहने लगा, मैंने अहमद को सिर्फ तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी आईडी के बारे में बताया था। अहमद को ये नहीं बताया कि तुम अपनी तस्वीरों की डिलीट करने के चक्कर में अपना मेरे सामने पेश कर चुकी थी। अगर ये सच्चाई मैं अहमद को बता देता तो शायद अहमद तुम्हें कभी ना अपनाता, लेकिन मैंने सच्चाई अहमद को नहीं बताई है। उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम अब भी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम पर शक होगा, मैं खुद सारी सच्चाई अहमद को बताकर तुम्हें इसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मैंने अपने देवर का शुक्र अदा किया था। मेरा देवर दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने दिल ही दिल में खुदा से दुआ की थी कि इसकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी और वफादार लड़की आए। कुछ ही दिन बाद ठीक होकर मैं घर वापस आ गई तो मैंने अपने सारे गलत शौक छोड़ दिए थे
और पूरे जी जान से अहमद और अपने ससुराल की खिदमत में लग गई थी। मैं अहमद को ये अपने ससुराल में किसी को भी अब कोई ऐसा मौका देना नहीं चाहती थी कि वो लोग मेरी तरफ उंगली उठाते। अहमद वाकई बहुत अच्छा इंसान था। इसने मेरे सारे गलतियों को माफ़ करके मुझे दिल से अपना लिया था, मुझे वैसे ही प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी। कभी कभी तो मुझे खुद भी शर्म महसूस होती है कि मैंने अपने शोहर की मजबूरी को नहीं समझा और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गलत शौक पा लिए थे। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि लड़कियों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है। इसे संभाल कर रखें। आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी इज्जत तार तार कर सकती है। हर किसी की किस्मत में अहमद जैसा सच्चा प्यार करने वाला हम सफ़र नहीं होता।